जंग लगातार जारी है। वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। कोई झुकने को तैयार नहीं। ये जंग किस तरफ जाती नजर आ रही है और ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे एक सिपाही को भी मारा तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब क्या कहा जाए, इस जंग का असर दुनिया पर क्या पड़ेगा? देखिए, आपके प्रश्न के दो पहलू है। जंग कहाँ की तरफ जा रही? मोनिका जी, जंग जो है एस्केलेट हो रही है। जंग दिन ब दिन भयंकर हो रही है। जंग दिन ब दिन खतरनाक हो रही है। अभी डेवलपमेंट क्या है देखिए, कल मैसूद पेजेस्कियन ने माफी मांगी अपने आसपास के देशों से, जी हम आप पे हमला नहीं करेंगे। तो मैंने तभी कहा था भैया अल्तकिया है, ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं, कोई इसकी नहीं सुन रहा। और ये आप इसकी बोली वाली शक्ल पे ना जाए। अगर आसपास के देश सोचते हैं कि हम पे हमला नहीं होगा, आप पे हमला 110% होगा। और रात को 10-11 बजे की बात है तो इन पे हमले होने शुरू हो गए। देखिए, यूएई पे हमला हुआ, इन्होंने कुवैत पे हमला किया, इन्होंने सऊदी पे हमला किया, कतर पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी कि कल यूएई में वो जो मेन इंपॉर्टेंट मीनारा वगैरह है उस पर अटैक किया, कुवैत के एयरपोर्ट पे, कुवैत के ऑयल स्टोरेज पे अटैक किया। तो ये सब चीजें बढ़ती रही। ट्रंप ने कहा था भाई अगर ये नहीं मानेंगे तो हम इन पे बड़ा हमला करने वाले। मेरा आकलन था बड़ा हमला होगा, पर कल की रात नहीं होगा, थोड़ा रुकिए, हमला होगा। क्योंकि बड़ा हमला करने के लिए ना मोनिका जी हमें बहुत तैयारी करनी पड़ती है, नहीं कि ट्रंप ने कहा रात को हो जाएगा। अब फिर इसराइल ने एक बड़ा डेंजरस गेम शुरू कर दिया। इसराइल ने 30 जगहों का लिस्ट जारी कर दिया। ये 30 पूरे ईरान की जहां जहां ये तेल स्टोर करते हैं, उन फैसिलिटियों को हम टारगेट करेंगे, उन फैसिलिटियों को हम ध्वस्त करेंगे। और कल जो हुआ, केवल 3 या 4 फैसिलिटीज, जिनमें शहरान मेन फैसिलिटी है, ये तेहरान के आसपास है, उसको ध्वस्त किया। देखिए, एक तो कुआं जहां से तेल निकलता, फिर जहां स्टोर होता, फिर तीसरी जगह जहां से शिपों में लद के जाता है। इन्होंने फुजेरा पे अटैक किया, जो यूएई का ऑयल स्टोरेज डिपो है। इन्होंने कुवैत के ऑयल स्टोरेज पे अटैक करने की कोशिश की, तो इजरायलियों ने इन पे कर दी। अभी जो 30 करीब जगहें हैं पूरे तेहरान में, ईरान में, शायद 3-4 कल टारगेट हुई। शहरान एक बड़ी जगह जो टारगेट हुई। इतना धुआं है, इतनी बड़ी आग देखी। जब ये ब्लास्ट हुआ मोनिका जी, 1000 फीट से भी ऊपर आग के गोले निकले। और अभी पूरा तेहरान में आसमान काला है, टॉक्सिक फ्यूम्स हैं। लोगों को कहा गया कि बाहर मत निकलो। ये एक तेल का डिपो है। ऐसे मान लीजिए वहां 30 है अभी जिनको अटैक होना बाकी है। और अगर ऑयल गया तो भाई ईरान की सारी अर्थव्यवस्था तो तेल पे ही चलती, और तो कुछ है नहीं। यानी कि सारा मामला गया। अब ये ईरान क्या कर रहा है, ये आसपास के लोगों के तेल पे अटैक कर रहा है। अब अमेरिका और इसराइल ने क्या किया, इनके तेल पे अटैक कर लिया। और ये रुकेगा कहाँ? रुकेगा, जो मैं आपसे 2-3 दिन पहले बात कर रहा था, एक हर्ग आइलैंड करके जगह है, ये ईरान से 20-25 किलोमीटर दूर है। यहां से सारा ईरान का तेल बड़े बड़े शिपों में लादा जाता है। अमेरिका एक बार इशारा कर चुके हैं। अमेरिका में ये कहीं ना कहीं बातें हो रही है कि अगर ये नहीं माने, हम इस खर्ग आइलैंड को उड़ा देंगे। अगर आप खर्ग आइलैंड को उड़ा देते हो तो ईरान के तेल बेचने की टोटल क्षमता को ध्वस्त किया जाएगा। ईरान तेल नहीं बेच पाएगा। अब इससे पूरे मिडल ईस्ट में जो उन्होंने अटैक कल भी की है, एक टैक्सी वाला भी बेचारा मारा गया, एशियन मूल का था, और काफी लोगों को बहुत नुकसान हुआ। काफी इन्होंने मिसाइल चलाई। अभी अभी खबर आई है कि शायद यूएई ने पहली बार इन पे हमला करना शुरू कर दिया है। ये अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज सी है मोनिका जी, मैं 100% तो कंफर्म नहीं कर सकता, पर अभी अभी ऐसे कुछ इंटेल आ रही है कि यूएई ने शायद हमला कर दिया। क्योंकि कल शेख साहब ने कहा था, शेख अल नयन साहब ने कहा था, बोला यार अब नाउ वी आर इन वॉर, अब हम युद्ध की परिस्थिति में, अब बिना चुपचाप बैठे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके हमले चल रहे हैं। कल मैसूद पेजिस्कियन के कहने के बाद भी हमले हुए और भी भयंकर हुए। अब ये जो तेल के डिपो उड़ाने वाला सिस्टम है, फिर कल खबर आती है थोड़ी देर पहले सुबह 12-1 बजे की, जी इन्होंने हाइफा की रिफाइनरी उड़ाई। तो मैंने चेक किया, हाइफा की रिफाइनरी पे कुछ हुआ नहीं, हाइफा पे ये कुछ हमला कर नहीं पाए। पर सवाल ये है कि अब ये जो तेल का खेल हो रहा है, देखिए ये जब गल्फ वॉर हुआ था तब तेल के कुएं जलाए गए थे। तेल के कुओं में अब एक बार फिर भी आग बुझा लो। अगर तेल का स्टोरेज का टैंक में आग लग गई मोनिका जी, वो जितना भी उसमें तेल है और जो भी स्टोरेज है वो 100% खत्म है। आप रोक नहीं पाओगे उसको। कुएं की आग आप फिर भी रोक सकते हो, पर ये जो जहां मान लीजिए वो बड़े बड़े टैंक होते हैं जिनमें तेल होता, अगर इसमें एक बार आग लग गई तो ये पूरा जला के ही खत्म कर देगी, पूरा भस्म करके ही मानेगी। अब ये लड़ाई वहां जा रही है। तो अमेरिका और ट्रंप ने तो कहा कि भाई हम इसको एस्केलेट करेंगे और इनको हमारे सामने झुकना पड़ेगा। अभी भी खबर ये भी आ रही है कि शायद मुशतबा खमीनी को नया आयतुल्ला डिक्लेयर किया है, कंफर्मेशन नहीं है, पर पूरी संभावना पर वो तो जख्मी है, पब्लिक में आ नहीं रहे, उनकी कंडीशन है नहीं है क्या है। तो पूरी परिस्थिति डरावनी बनी है। इजराइल ने कहा था जो इस मीटिंग में जाएगा हम उस सबको टारगेट करेंगे, और नया आयतुल्ला जो भी बनेगा, इजराइल क्लियर कह चुका वो हमारे निशाने पे पहले दिन से है। तो ये जो जंग है ये बढ़ रही है,
और ईरान जितना दाएं बाएं के लोगों पे हमला कर रहा है, तो ये कहीं मुझे जो डर लग रहा है, अमेरिका इजराइल तो छोड़िए, शिया सुन्नी वाला मसला ना बन जाए। भाई आखिर ये है शिया, ये सुन्नियों पे हमला कर रहे हैं, ये यमन पे हमला क्यों नहीं करते, ये सीरिया पे हमला क्यों नहीं करते, ये कहीं ना कहीं सुन्नी देशों पे तो हमला कर रहे हैं। तो भाई अगर आपको मुसलमान पे भी हमला करना, उसमें भी शिया सुन्नी का फर्क देख रहे हो कि चलो भाई सुन्नियों की ऐसी तैसी करो, शियाओं को मत छुओ, ये गलत बात है। क्योंकि अगर आप अमेरिका और इजराइल का कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हो, तो जो बेचारे आसपास के मुल्क हैं जो आपका रहम कर रहे हैं, आप पे लिहाज कर रहे हैं, अब भी आप पे अटैक नहीं कर रहे, जो उनको करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से बात बनेगी नहीं, तब भी आप जाके उन पे अटैक कर रहे हो। और देखिए जी, मेरा एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है मोनिका जी, जो भी ईरान का समर्थन करता है, कोई भी हो, ईरान का समर्थन का मतलब है हिजबुल्लाह का समर्थन, हमास का समर्थन, इस्लामिक जिहाद का समर्थन, पीएमके का समर्थन, जो जेनोसाइड हुआ 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल में, उसका समर्थन, सभ्यता का विरोध और इस्लामिक आतंकवाद का समर्थन। ईरान का समर्थन करने का ये सीधा सीधा मतलब है। जो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान को समर्थन करना चाहते हैं, तो उन्हें इस सब चीजों को समझना चाहिए। और अगर मैं खुल के एक बात बोलूं आपके शो पे, देखिए ये ईरान की जो मुल्ला रेजिम है, ना ये भारत के किसी काम की है, ना ये सनातनियों के किसी काम की है। जो ये अपने बरादरीन मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट रही है, मार रही है, अपने देश के लोगों को मार रही है, उनकी अर्थव्यवस्था को खत्म और धूमिल करने का प्रयास कर रही है। हम तो आपके उनमें लिस्ट में आते हैं, हम तो वैसे काफिर हैं भाई, काफिरों को मारना तो वैसे सवाब है। तो आप देखिए, बहुत खतरनाक आतंकवादी सुसाइडल रेजिम से डील कर रहे हो, जो वक्त आने पे ओमान को भी नहीं छोड़ती, उस ओमान जिसने आपके लिए इतनी नेगोशिएशन की, इतनी चीजें की। अब जंग दुनिया में कहां जा रही, देखिए जंग दुनिया में क्या जाएगी, कुछ दिनों के लिए ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे, शायद सप्लाई भी कम हो जाए। मैं ये भारत के लोगों को बता दूं, भारत के पास 35 दिन का ऑयल रिजर्व लगभग रहता है। भारत के पास गैस सप्लाईज भी रहती है। भारत ने, मोदी सरकार ने करीब, हम जो पेट्रोलियम लेते हैं 41 जगहों से लेते हैं, गैस में भी हमने काफी सारे प्रावधान बनाए हैं। कुछ दिनों के लिए कीमतें ऊपर जा सकती, कुछ दिनों के लिए अवेलेबिलिटी कम हो सकती है। हालत यह है आज के डेट में, ईरान के अंदर एक गाड़ी को केवल 20 लीटर तेल मिल रहा है, जो तेल में डूबे हुए हैं। जहां तेल 10, 15, 20 रुपए लीटर मिलता है, वहां केवल 20 लीटर तेल मिल रहा है। कि ईरान में तेल नहीं है, पाकिस्तान में तेल खत्म हो गया। ये जो पाकिस्तानी ईरान बॉर्डर से चुरा चुरा के तेल लाते थे, चमन बॉर्डर से जो ऑर्गेनाइज स्मगलिंग होती थी, हजारों टैंकर जाते थे, तेल भर के आते थे। जो से मौलाना डीजल है, मौलाना डीजल का नाम तो इसीलिए पड़ा ना, डीजल स्मगलर है ये आईएसआई वाले ये काम करते थे। ये क्या करते थे, टैंकर खाली भेजा, सिंचान बलोचिस्तान के, तेल भरा, वापस आया, 15, 20, 30 रुपए में तेल लिया, कुछ बॉर्डर पे ईरान वालों को कुछ कमीशन वमीशन दी, वही पाकिस्तान में 200, 250 रुपए, जो भी इनका प्रिवेलिंग प्राइस है, उसमें ये तेल बिकता था। तो मतलब 1 लीटर में 100, 150 रुपए का प्रॉफिट था। अब देखिए, ईरान में तेल की वाट लग गई, पाकिस्तान के पंपों पे तेल खत्म हो गया। ये कैसा चमत्कार हो गया। तो ओवरऑल ये दिक्कतें होंगी, ये परेशानियां होंगी, पर जो मुझे अमेरिका का मूड लग रहा है मोनिका बहन, वो छोड़ने के मूड में नहीं है। मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, आप तो मेरे साथ रोड शो करती है, मैंने कहा भाई अगर अमेरिका छोड़ेगा भी, बेंजामिन नेतन्याहू छोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी ये फिर नहीं आएगी। और जो मैं ट्रंप के तेवर देख रहा हूं, जो मैं पीट हेग्सेथ को सुन रहा हूं, जो मैं मार्को रूबियो को सुन रहा हूं, और जो मैं इजरायली जनरलों को सुन रहा हूं, अभी वो कहते हैं ना, शेर के मुंह खून लग गया। अभी जिस लेवल की सक्सेस उन्होंने देखी है, जितना उनको मिलिटरीली कामयाबी मिली है, इसके बाद दुनिया की कोई भी मिलिट्री पीछे हटने का काम नहीं करेगी। यह आप बात मुझसे लिखवा के रखिए, आर पार का फैसला होगा जब तक रिजीम वहां बदलेगी नहीं। ट्रंप तो वैसे कह रहा था कि मैंने 3 लोग चुनने हैं, उनमें से एक को मैं नौकरी पर रख दूंगा, लिटरली ऐसे बात कर रहा है। बट जब तक वहां रिजीम बदलेगी, लोग भी शोषित उत्पीड़ित हैं, पूरा मिडिल ईस्ट परेशान है। अगर मिडिल ईस्ट ने बहुत जल्दी कार्रवाई नहीं की मोनिका जी, तो उनकी अर्थव्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। जो पिछले 50-60 साल में जो मेहनत की है, जो अपनी कंट्रियों को खड़ा किया, वो सारा ईरान बर्बाद करने की क्षमता रखता है। मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, इनकी जहादी मेंटेलिटी है। ये चाहते मैं तो डूबूंगा, तुम्हें भी साथ ले डूबूंगा सनम। आपके मुसलमानों को नहीं छोड़ रहे, यहूदियों तो छोड़िए, हनूद की तो बात ही मत करिए, और क्रिश्चियन तो काफिर है ही है। तो ये कुछ कटु सत्य हमें समझने पड़ेंगे। और जो भारत सरकार का स्टैंड है, जो मोदी सरकार का स्टैंड है, 101% राइट है। जो मोदी जी ने किया 110% राइट है, और बिल्कुल यही करना चाहिए। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमारी लड़ाई नहीं है, पर हाँ, दिक्कतें परेशानियां हमें भी हो सकती है। जी।